एक्सेलशियल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं और उत्तेश गुप्ता। दर्शकों, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है और वो बलीबांदी जम्मू कश्मीर की नब्ज़ को टटोलते रहे हैं और जम्मू कश्मीर से बलीबांदी परिचित हैं। यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह से इन मुद्दों का हल निकाला जा सकता है और किस तरह से जो है गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए थे जो गवर्नमेंट उठा नहीं पा रही है। आज इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ है अपनी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले विजय बकाया जी। आइए सीधी मुलाकात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशियल न्यूज़ में। नमस्कार जी। सर, जम्मू कश्मीर में 370 निरस्त होने के बाद काफ़ी मुद्दे हैं, लोगों की कई मसाइल जो है हल नहीं हो पा रहे हैं। गवर्नमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है, पॉपुलर गवर्नमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है और यहाँ पर जो एलजी प्रशासन है कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट को आम जनता को सर्व करने में पूर्ण रूप से जो है सफलता हासिल नहीं कर पाया। क्या कहना चाहिए? 370 हटाने के बाद अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऐलान किया कि जो ही हालात नॉर्मल होते हैं हम एक नुमाइंदा सरकार दे देंगे और स्टेट भी रिस्टोर करेंगे। पहले तो हमें समझ में नहीं आया कि 370 हटाने के बाद स्टेट हटाया क्यों गया और यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई। बहरहाल अब बना दी गई। उन्होंने कहा था जल्द से जल्द जो ही हालात ठीक होंगे हम बना देंगे स्टेट वापस। उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम बार बार याद दिला रहे हैं अमित शाह जी को, होम मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आपने पार्लियामेंट के ऐवान में ये ऐलान किया था कि ये स्टेट हम जल्दी रिस्टोर करेंगे। उस स्टेट को रिस्टोर न करने की वजह से जो जहाँ की जनता को एक आत्मसम्मान में एक ठेस पहुँचा, वो ठेस अभी है, वो दुख अभी है। उस दुख को दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो वो नहीं हो रहा है, उसमें देर हो रही है, तो लोगों में बेचैनी है कि जो हमारी एक अस्तित्व था वो मिट गया है, उस अस्तित्व को वापस मिलना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो वो स्टेटहुड का दर्जा देंगे, हालात नॉर्मल होंगे तो स्टेटहुड का दर्जा देंगे, क्या सही मायने में जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं? देखिए, ये तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद ही 2-3 बार कहा है कि पहले के मुकाबले हालात बहुत नॉर्मल हैं और हम भी मानते हैं कि जो मिलिटेंसी जिस शिद्दत पे थी 370 हटाने के पहले, पथराव होता था, मिलिटेंट के जनाजे पे हज़ारों लोग जाते थे और हड़तालें होती थीं, धर्म भरम थी ज़िंदगी आम जनता की, वैसा तो नहीं है। तो उस हिसाब से काफ़ी हद तक हालात पे काबू पाया गया है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बात करें या फिर जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात करें, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। आज चौथी लेटर जो है वो भी जारी हो गई है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि घाटी में हालात नॉर्मल हैं? ये देखिए, एक नॉर्मल सी का एहसास तो बन रहा था और आम जनता जो जम्मू कश्मीर की थी, ख़ासकर कश्मीर में, एक चैन की सांस ले बैठी थी कि देखिए आजकल हड़ताल नहीं होती है, दुकानें बंद नहीं होती हैं, धर्म भरम नहीं होता है, सारा माहौल माशरा और स्कूल चलते हैं। तो ऐसा लगता था कि वो जो पुरानी बात है वो अब दोहराई नहीं जाएगी। तो अचानक ये हमारे कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई को उनके दफ्तर में जाकर, तहसील दफ्तर में जाकर चारूरा में चुन के गोली मार के शिकार बनाया गया। तो उससे जो दहशत फैल गई उसका सरकार निवारण कर नहीं पाई। उससे पहले भी रजनी बालाजी को गोली का शिकार बनाया गया, उससे पहले बिंद्रू जी को शिकार बनाया गया और बिहार के आए हुए नॉन मुस्लिम लोग जो लेबर थे उनको मारा गया। तो एक ये संदेश सा लगने लगा कि जा रहा है कि किसी साजिश के तहत ये हत्याएं हो रही हैं और एक बड़ा प्लान है कि यहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम अपने पैर न टिकाएं और एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे इन हालात में रहना बड़ा मुश्किल हो गया और ये चले आए यहाँ जम्मू। जी, एक तरफ से एम्प्लॉयज़ जो है जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर में एम्प्लॉय कर रहे थे, जॉब्स कर रहे थे, वो जम्मू में आ गए हैं। दूसरी तरफ से जो रिजर्व कैटेगरी की मैंने आपको इशारा किया वो भी लोग जो हैं यहाँ पर हैं। तीसरा
मुद्दा ये है कि इन लोगों की डिमांड जो है वो है कि रीलोकेट इनको जम्मू में या जम्मू डिवीज़न में किया जाए, जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ से इनकी सैलरीज जो हैं वो बंद कर दी हैं, सरकार की तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं। अगर कश्मीर के हालात वाकई ही नॉर्मल हैं तो ये लोग 200 से अधिक दिन हो गए हैं, वो क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल इमेज कैसे बनानी है सरकार को, नेशनल इमेज कैसे बनानी है सरकार को, वो तो सरकार की अपनी मजबूरी है, जिम्मेवारी भी है और उनकी हिकमत अमली भी होती है। लेकिन जब तक वो सरकारी इमेज, सरकार की इमेज को बनाते रहें, उस दौरान कुछ ऐसे अंदरूनी हालात बन जाते हैं जिनका इमीडिएट सोल्यूशन निकालना है। उसमें प्रेस्टीज का पॉइंट तो बन नहीं सकता ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन जहां हम मानते हैं काफ़ी हद तक मिलिटेंसी पे काबू पा चुकी है, लेकिन ये जो माहौल ये बना है, कई बार सन 1990 का माहौल याद दिलाता है कि इक्का दुक्का हत्याएं करने के बाद अचानक एक तूफ़ान आया जिसमें एक अक़लियत को वहाँ से निकलने के लिए मजबूर किया गया। यही हम बार बार इशारा कर रहे हैं सरकार की तरफ, कहीं ये वैसे ही कोई बड़ी साजिश तो नहीं पकड़ी, कहीं इसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन इन हालात में जहाँ पे चुन के, नाम लेके, ढूंढ ढूंढ के कश्मीरी पंडित मुलाजिमों को गोली का निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद उनका वहाँ रहना और ये एहसास होना उनको कि ये सुरक्षित है, वो मुमकिन नहीं है। और अब लेटली आपको याद होगा 57 लोगों की लिस्ट आई है कि साहब ये लोग हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, फला फला जगह पोस्टेड हैं, ये अब हमें आगे के निशाने पे हैं। इसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब हमने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन, चलिए हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप परमानेंट लोकेशन नहीं कर सकते, आपका इंटरनेशनल इमेज है, आपका नेशनल इमेज है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ आ गए हैं टेम्पोरेरली, यहाँ पे इनसे काम लीजिए। ये काम चोर नहीं है, काम छोड़ के नहीं आए हैं, ये डर के मारे आए हैं। इनसे काम लीजिए, इनको डिप्लॉय कीजिए, इनको डेपुटेशन पे रखिए और इनकी तनख्वाहें दीजिए। तनख्वाहें रोकने का जो एक तरीका है वो सरकारी एक तरीका है कि साहब आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको तनख्वाह रोक देंगे तो आप जो हम कहते हैं वो करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो हालात ऐसे बने हैं कि एम्प्लॉयज़ अब कह रहे हैं कि साहब आप तनख्वाह बंद कर दीजिए, हम बट वी विल प्रेफर लाइफ टू लाइवलीहुड, तो हम नहीं जाएंगे नौकरी करने, आप तनख्वाह रोकिए। लेकिन ये एक संवेदनशील हुकूमत का संकेत नहीं है। जी, अपनी पार्टी का क्या स्टैंड है? अपनी पार्टी किस तरह से सपोर्ट करती है इन कर्मचारियों को? अपनी पार्टी ये कहती है कि एक इंसानी मसला है, इसमें एक प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक व्यू लेना चाहिए कि तनख्वाहें आप बंद न करें। इनके बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं जो इन पे डिपेंडेंट हैं और ये यहाँ डर के मारे आए हैं, भाग के आए हैं, डराए गए हैं और इनको अभी जब तक आश्वासन नहीं होगा वहाँ कि ये सुरक्षित होंगे, इनके लिए बेहतर है ये यहीं पे रहें, इनको तनख्वाह दें और सिर्फ टेम्परेली रखा जाए। हम नहीं कहते कि परमानेंटली इनको लाया जाए, वो ठीक नहीं होगा। ये वहीं पे नौकरी करते हैं, वहीं जाएंगे, लेकिन हालात जो ठीक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर अन्य विभागों के कर्मचारी जो डेली वेजर्स हैं, पीएचई में हैं, पीडीडी में हैं या अन्य विभागों में, वो भी लगातार से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से केवल और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर जो यूथ है बेरोज़गारी के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है, उसको भी जो है रिलीफ नहीं मिल रहा है और यहाँ पर स्कैम्स के ऊपर स्कैम्स जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर इंक्वायरीज बिठाई जा रही हैं, उसके बाद लिस्ट को स्क्रैप कर दिया जाता है। तो किस तरह से जो है बेरोज़गारी को दूर किया जाए, किस तरह से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को रिलीफ दिया जाए? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे जितना भी काम कर रही हो, वो दावे करती है कि हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नए नए इमारतें खड़ी कर रहे हैं, सहूलियतें पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल जिसको परसेप्शन कहते हैं आवाम में, उनके बारे में ये है कि साहब ये आवाम से दूर है, ये सरकार आवाम से कटी हुई है, ये अफसर आवाम के मसलों को उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं जिस तरह से कि एक अवामी सरकार देती है। अगर अवामी सरकार होती, हमारा मानना है कि ये जो डेली वेजर और ये जो है अपने रिजर्व कैटेगरी के लोग, ये यूथ, ये बाकी लोग जो बैठे हैं धरनों पे, इनको धरना
उठाने के लिए मजबूर किया जाता। इनके पास इनके नुमाइंदे जाते, इनसे बातचीत करते, इनके मसलों को सुनते, उनको बताते कि क्या हल हो सकता है, उनसे सुनते क्या हल हो सकता है। अभी मुझे याद नहीं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई इन सब के पास गया हो इनसे पूछने, बताइए आप, हमारी मजबूरी ये है, लेकिन हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए आपके मसले को हल करने के लिए। ऐसा है नहीं। तो लगता है जिसको एलियनेशन कहते हैं, आम जनता यहाँ एलियनेटेड फील करती है, उसका मतलब कि हमें पूछने वाला कोई नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट जब तक नहीं आती तो क्या मसले हल नहीं होंगे? नहीं, मसले तो हल होने चाहिए। हमने मैं ज़ाती तौर मुझे याद है कि 90 से 96 जो मिलिटेंसी का दौर था और मिलिटेंसी पीक पे थी, और ऐसा लगता था कि हमें शायद बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़े अगर हम ठीक से नहीं चले थे। हम उसमें से निकले हैं। हमने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन को एक एक्स्ट्रॉर्डनरी तरीके से डील किया, आउट ऑफ द बॉक्स डील। मुझे मालूम है 18-20 हज़ार लोग मुलाजिम जो हैं कश्मीर से चले आए थे भाग के, डर के मारे, और उनको मुझे पता है ज़ाती तौर डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में मैंने जगमोहन जी के साथ लड़ाई कर करके उनको तनख्वाह दिलवाई, और वो तब से तनख्वाह ले रहे हैं कि हमने कहा कि साहब उन दिनों तो ATM भी नहीं था, उन दिनों तो बिलक के बच्चे उनके रोते थे। तो आप वो तो देखिए, ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ाइल नहीं है जिसमें लाल फीता लगा हुआ है और आप उसको दस्तखत करके नीचे फटक रहे हैं। ये इंसानी मसला है, इसमें प्रेस्टीज इशू मत बनाइए, तनख्वाहें दीजिए, काम लीजिए। और आपके 6000 फ्लैट बन रहे हैं, उसको फास्ट ट्रैक पे रखिए। आपने बनाई इसलिए है कि उनमें मुलाजिम बसाए जाएं और वो सुरक्षित महसूस हो। एक जगह रहेंगे, क्लस्टर में रहेंगे, सुरक्षा का प्रबंध भी ठीक हो सकता है। और दूसरा जो हमने उन दिनों किया था, हालांकि उन दिनों हालात ज़्यादा संगीन थे, हमने ट्रांसपोर्टेशन मुहैया की थी। बसों में मुलाजमों को उनके दफ्तर छोड़ते थे और बसों में दफ्तर से उनके घर छोड़ते थे। क्या कहते हैं, ये जो है ये हायर एकोमोडेशन होती थी, होटलों में रखते। तो इस तरह के आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रॉर्डनरी फैसले करने पड़े। ये कह के कि नहीं ये तो सरकारी मुलाजिम है, इनके तो कॉन्डक्ट रूल अप्लाई करता है, तो इनको तो तनख्वाह बंद होगी, तो इनको तो सज़ा मिलेगी। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसे हालात में इस तरह की मानसिकता, मुझे लगता है कि इसकी सराहना नहीं की जा सकती। चुनावों की बात करें, चुनावों का इंतज़ार आम जनता भी कर रही है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कर रही हैं, और जो चुनावों की प्रक्रिया है यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है वो समाप्त हो गया है, और मतदाता सूची की बात करें उस पर भी वर्कआउट चल रहा है। तो अब इलेक्शन में देरी क्यों हो रही है? कब तक इलेक्शन हो सकते हैं, क्या संभावना है? देखिए, अमित शाह जी ने तो कहा है कि अब कोई देरी नहीं होनी चाहिए, मगर फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। तो इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना ही, वोटर लिस्ट बन चुका है, उनको अब बाकी हालात जो देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, लॉजिस्टिक्स के, वो सारा कुछ देख के ऐलान करना चाहिए। और हम तो कहते हैं, सब पार्टियां कह रही हैं, हम सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन करवाइए। और हम तो ये चाहेंगे कि पहले आप स्टेट का ऐलान कीजिए, उसके बाद इलेक्शन कीजिए। तो यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन करना है, चलिए वो भी कर दीजिए। एक नुमाइंदा सरकार मिले तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि लोग जो हैं अपनी बात सरकार तक नुमाइंदे के ज़रिए पहुंचाते हैं। जब नुमाइंदा ही नहीं है तो सरकार तक पहुंच नहीं रही बात। और अफसर जो है, अफसरशाही में कोई मजबूरी नहीं है अफसर की कि वो आवाम से मिले, क्योंकि आवाम जो है उसका वोटर नहीं है। लेकिन जो आवाम हम उसके नुमाइंदे का वोटर है, वो उसको गले पकड़ के कह सकता है मेरा काम करो, वैसा माहौल नहीं है। अगर चुनाव होते हैं तो अपनी पार्टी अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करती है, कहाँ देखती है? क्योंकि यहाँ पर जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो यहाँ पर सत्ता लेने के लिए जो है कोशिश करेंगी। अपनी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, अपनी पार्टी ने जो पिछले 2.5 साल में 8 मार्च 2020 में हम लोग वजूद में आए, इन 2.5 साल में जिस तरह से इसने अपना विकार बनाया है, इसका स्वरूप जो उभर के आया है, उससे ये साबित हो गया है कि आवाम के लिए ये एक और विकल्प पैदा हो गया है। और जो लेटेस्ट मैसेज गया है, हमने 40,000 का जलसा कश्मीर में, श्रीनगर के बिल्कुल बीच में किया, और ये 40,000 का फिगर NDTV का है, हमारा भी नहीं है। तो इतना बड़ा जलसा
मेरा ख्याल है पिछले 20-25 साल में पहली बार श्रीनगर के अंदर सिटी में हुआ है। तो इससे तो इशारा ज़रूर गया है कि जो अपनी पार्टी की बात है, जो हम अपनी पार्टी एक नई दिशा यहाँ की राजनीति को देना चाहते थे कि साहब अभी तक जो हो गया हम लोग गुमराह होते गए, हमें कोई हासिल नहीं हुआ, हम लोग एक नामुमकिन मंजिल की तरफ धकेले गए। और अब हमें हकीकत पसंद हो के ये मानना चाहिए कि हमें तरक्की के बगैर और कोई रास्ता है नहीं जो मंजिल तक ले जाएगा। तो इस बात को हम आज डंके की चोट कह रहे हैं कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने के लिए तैयार हैं। और जो हम कह रहे हैं 370 की छाती पीटने से नहीं आएगा, 370 अगर आया तो कोर्ट के ज़रिए आएगा, वो भी बात अब मानने लगे हैं। जी, जिस तरह से यहाँ पर विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भाजपा का तो साफ तौर पर कहना है कि 50 सीटें जो है वो हासिल करेगी। कांग्रेस का भी अब ये दावा है कि जैसे जैसे कांग्रेस की छवि में सुधार आ रहा है तो वो भी सीटें जो है निकाल रही है और आने वाले समय में वो भी जम्मू में सत्ता हासिल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, यहाँ तक कि उनका भी यही कहना है कि सत्ता में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है आने वाले दिनों में जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं ये पार्टीज़ आएंगी। अगर आपको कोलिशन बनाना होगा तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? देखिए, सियासत में जो है पेशन गोई नहीं की जा सकती, न करनी चाहिए। जैसा किसी ने कहा है, अ वीक इज़ अ लॉन्ग डे इन पॉलिटिक्स, लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आज जो स्थिति ये है कि अपनी पार्टी को यकीन है, विश्वास है कि वो जब इलेक्शन होगा असरदार नंबर लेके आएंगे और उनके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ये थे विजय बकाया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अपनी पार्टी जो है एक विकल्प के तौर पर जम्मू कश्मीर के आने वाले चुनावों में जो है मुख्य भूमिका निभाएगी और ये भी हो सकता है कि वो सत्ता हासिल करे और ये भी हो सकता है कि कोलिशन के साथ जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता लेनी होगी तो अपनी पार्टी से हाथ उनको मिलाना पड़ सकता है। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।